वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जिस अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है साझेदारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होता क्या है, साझेदारी होती क्या है, साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी से आशय क्या है, साझेदारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं और साझेदारी किस प्रकार से होती है, साझेदारी खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को समझने से पहले हम इतना जान लें कि मैंने आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट पर, तो आज की इस वीडियो में हम साझेदारी के बारे में सारी चीज़ें समझेंगे। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, साझेदारी से या किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम समझते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या कहते हैं उसको, परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा को जानते हैं। तो साझेदारी की जो परिभाषा दी है वो 1932 अधिनियम 4 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, किसके अनुसार है, साझेदारी अधिनियम की धारा, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है, क्या है, साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है, उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार, जो एक ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए, व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, सहमत मतलब राजी, सहमत हुए हैं, सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी, उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, या उन सभी की ओर से संचालित किया जा रहा है। तो ये साझेदारी की डेफिनेशन है जो 1932 कंपनी अधिनियम, वो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार दिया गई है। मतलब अगर ऑप्शन आता है पेपर में तो कंपनी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ही क्या दी गई है, साझेदारी अधिनियम की डेफिनेशन दी गई है। साझेदारी अधिनियम की डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि ये उन व्यक्तियों का संबंध है, उन व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है जो ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने, मतलब प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत हुए, जो उन सबके द्वारा या उनकी ओर से संचालित किया जा रहा है। ये जो लाइन है उन सबके द्वारा और उन सबकी ओर संचालित किया जा रहा है, इसको हम इस तरह समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई साझेदार हैं A B C D, इन चारों ने अपना पैसा लगाया और चारों ने पैसा लगा के क्या करा, अपना एक व्यापार स्टार्ट किया, क्या करा, एक व्यापार स्टार्ट किया जो इन चारों के द्वारा देखा जाता है। मतलब यही चार लोग उस व्यापार को चलाते हैं, आपस में काम को बांट के आपस में करते हैं, पैसा भी अपना अपना लगाया, सबने मिलकर लगाया और सभी मिलकर उस व्यापार को चलाते हैं। तो ये हो जाता है उन सबके द्वारा संचालित किया था, उनमें से किसी एक के, उनमें उन सभी की ओर से संचालित किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, A B C D व्यापारी हैं, कितने लोग हैं, 4 लोगों ने पैसा मिलाया, 4 लोगों ने पैसा मिलाया, A B C D, ये 4 लोग हैं, इन्होंने पैसा मिलाया और एक व्यापार को स्टार्ट किया, क्या करा, एक व्यापार को स्टार्ट किया। लेकिन ए ने कहा कि भाई मैं इस व्यापार को समय नहीं दे पाऊंगा, पैसा तो दे दूंगा।
बी ने भी यही बात करी, सी ने भी यही करी, डी ने, मतलब ये सब पैसा तो लगा सकते हैं लेकिन व्यापार को समय नहीं दे सकते इसको चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, किसी एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम ई था, वो इनके द्वारा लगाए गए पैसे के व्यापार को संचालित किया जाएगा। इसका मतलब है कि उनकी ओर से संचालित कोई और उस व्यापार को संचालित करेगा। तीसरी चीज ये होती है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी चार लोग हैं, चार में से बी ने कहा कि ए, बी ने, सी ने और डी ने, इन तीनों ने पैसे दिए व्यापार को चलाने के लिए। ए के पास पैसे नहीं है तो ए को क्या कहा गया कि तू भाई पैसे मत दे, हम हिस्सा दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम जो है ना इस व्यापार को संचालित करोगे। तो ये 3 आंकड़ों से व्यापार को संचालित किया जा सकता है, या तो उनमें से किसी एक के द्वारा, या उनमें सभी को कोई एक और नया व्यक्ति नियुक्त करके, या वो चारों लोग खुद मिलकर व्यापार को संचालित करें। तो साझेदारी अधिनियम की ये डेफिनेशन थी जो आपके समझ में आ गई। साझेदारी अधिनियम की डेफिनेशन जो है 1932 की धारा 4 के अनुसार दी गई है। 1932 की धारा 4 के अनुसार दी गई है, ध्यान रखिए 1932 की धारा 4 के अनुसार दी गई है, जिसमें साझेदारी व्यक्ति एक ऐसे संबंध बनी, एक ऐसे लाभ संबंध होता है जो एक ऐसे लाभ को बांटते हैं। लाभ को जो बांटते हैं, ध्यान रखिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए लाभ का 25% ए ले रहा है, 25% बी ले रहा है। क्या ले रहा है? बी ले रहा है। ये 10% ले रहा है, ये 40% ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब लोग बराबर ही लाभ को बांटेंगे। जिस हिसाब से जिसने पैसा लगाया होगा, ये जिस हिसाब से उनका समझौता हुआ होगा, उस हिसाब से वो लाभ को बांटते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग बराबर लाभ को बांटें। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, ऐसे लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए जो उनके द्वारा चलाया जाता व्यापार या उनकी ओर से किसी तीसरे या चौथे पांचवें की ओर से के द्वारा चलाया जाता है। तो साझेदारी अधिनियम की ये डेफिनेशन थी जो आई होप आपके समझ में आ गई है, जिसमें कि जो 1932, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, 1932 की धारा 4 के अनुसार दी गई है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। के लक्षण, साझेदारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, साझेदारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी कब हो सकती है? जब साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। जब 2 या 2 से व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी 2 या 2 से अधिक इंसान एक साथ मिलकर किसी एक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं और उसके लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसे ही व्यापार को साझेदारी व्यापार कहलाता है। यानी साझेदारी का पहला लक्षण यह है कि उसमें 2 या 2 से अधिक लोग हों, कम से कम 2 हों, और अधिक से अधिक कितने होना चाहिए साझेदारी में? तो अधिक से अधिक संख्या को 50 है। अधिक से अधिक संख्या कितनी है? 50 है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिक से अधिक 50 साझेदार हो सकते हैं। साझेदारी संख्या बता रहा हूं मैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, किससे कहा ना? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। अगर 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 व्यक्ति हैं तभी साझेदारी हो सकती है, वरना वो साझेदारी नहीं कहलाती। फिर वो एक व्यक्ति कंपनी कहलाती। क्या कहलाती? वो एक व्यक्ति, जिसका एक मालिक होता है उसको कहते हैं एक व्यक्ति कंपनी। जो आपने अगर कंपनी अधिनियम पढ़ा होगा तो उसमें इस बात को आपने पढ़ा होगा। तो साझेदारी में क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, ठहराव या अनुबंध होना चाहिए। ठहराव या अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध होना चाहिए। ठहराव या अनुबंध किसे कहते हैं? ठहराव या अनुबंध का मतलब हो कि जब वो साझेदारी के लिए तैयार हो तो उनके बीच में एक समझौता हो जाना चाहिए जो लिखित होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, लिखित होना चाहिए। लिखित होना चाहिए। साझेदारी का जो अधिनियम है वो लिखित होना चाहिए। तो ठहराव या अनुबंध जो भी उनके बीच में हो कि किस तरह से प्रॉफिट को बांटेंगे, किस तरह से वो पैसा लगाएंगे, किस तरह से अपना समय कंपनी को देंगे, ये सारी चीजें क्या ठहराव या अनुबंध होना जरूरी है लिखित में। वो भी ये चीज लिखित में होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या इसमें कहता है? कारोबार का होना। क्या होना चाहिए? कारोबार का होना। अगर कारोबार ही नहीं है तो साझेदारी करने का फायदा क्या है ना? तो ये तीसरा चीज है हमारा पॉइंट। इसका तीसरा लक्षण यह है कि कारोबार होना चाहिए। किसी कारोबार के लिए ही की गई, आपस में किया गया समझौता ही साझेदारी कहलाता है। तो साझेदारी के लिए क्या होना चाहिए? कारोबार होना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी, कोई भी कारोबार, कोई भी ठेका, कुछ भी होना चाहिए, मतलब कारोबार होना चाहिए। कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना, तो उसे लाभ से विभाजित करना होना चाहिए। कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में बांटना।
कारोबार का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए लाभ कमाना, यानी कारोबार से हम लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और दूसरा उद्देश्य होना इसे आपस, और उस लाभ को आपस में बांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपस में बांटना चाहिए, आपस में बांटना चाहिए। अगर लाभ कमा रहे हैं तो लाभ को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा, तभी कारोबार, यदि कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अगर ऐसी संस्था जैसे गैर व्यापारिक संस्था में साझेदार नहीं होते, उसमें सदस्य होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, और व्यापारिक संस्था में साझेदार होते हैं। क्या होते हैं? साझेदार होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या होते हैं, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में केवल और केवल सदस्य होते हैं, उनको सदस्य कहा जाता है, उनको साझेदार नहीं कहा जाता है। लेकिन साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनको साझेदार कहा जाता है। या किसी कंपनी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए तथा उस लाभ को आपस में अनुबंध के अनुसार, अनुबंध में जो दिया हो, आपने जो ठहराव करा हो उस ठहराव के अनुसार बांटना चाहिए। अगला इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है कारोबार का सभी व्यक्ति या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना हुआ। कारोबार को सभी के द्वारा, यानी जितने साझेदार हैं उनके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा, चलाया जाए। मतलब साझेदारी में क्या हो सकता है? ऐसे इस प्रकार से भी साझेदारी हो सकती है जिसमें आप कारोबार को, मैंने आपको बताया था कि A, B, C, D 4 साझेदार हैं, चाहे तो चारों मिलके व्यापार को चलाएं, या ऐसा भी हो सकता है A ने व्यापार को चलाता, बाकी B और C और D जो है ना उसे पैसा लगाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो या तो किसी एक के द्वारा वो साझेदारी व्यापार चलाया जा रहा होगा या सभी के अनुसार उस व्यापार को चलाया जाता हो। इस प्रकार ये साझेदारी के लक्षण थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इसी प्रकार से चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की ओर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गुडविल। इससे पहले हमने साझेदारी के बारे में समझा। देखो, गुडविल की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो साझेदारी में ही हमें होती है। मतलब जब हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं तभी हमें गुडविल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी अकाउंट में इतनी गुडविल की ज़रूरत नहीं होती, ना ही गुडविल की इतनी कैलकुलेशन की जाती है। सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन की जाती है गुडविल की, वो हमारी पार्टनरशिप अकाउंट में ही की जाती है, साझेदारी खातों में ही की जाती है। तो साझेदारी खाते हमने इससे पहले कभी आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ा रहे हैं गुडविल। गुडविल होती क्या है? अगर मैं गुडविल को एक शब्द में बयां करूं या एक शब्द में उसका आंसर दूं आपको, तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को गुडविल यानी ख्याति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ख्याति कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम गुडविल कहते हैं। तो इसे क्या, जैसे किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त लाभ का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त लाभ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की दुकान रखे बैठे हैं बाजार में। जैसे मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और आपके पड़ोस में एक और दुकान है, वो भी कपड़े की है। आप वही ब्रांड का कपड़ा आप भी बेच रहे हैं और वही उसी ब्रांड का कपड़ा दूसरा इंसान भी बेच रहा है। लेकिन आप जब कपड़ा बेच रहे हैं तो आप पूरे दिन में 2400 रुपए की बिक्री करते हैं, 2400 रुपए का कपड़ा बेचते हैं, लेकिन वो इंसान 5000 रुपए का कपड़ा बेच देता है, जबकि ब्रांड एक ही है, रेट एक ही है, लेकिन फिर भी लोग उससे खरीद रहे हैं। तो ये जो अतिरिक्त लाभ उसने कमाया है, अतिरिक्त कपड़ा बेचा है, आपसे ज़्यादा जो सेलिंग करी है उसने, उसको कहते हैं हम ख्याति। ख्याति को हम कहते हैं, इसका अच्छे नाम अच्छे गुणों का मतलब होता है। ख्याति मतलब गुडविल, मतलब एक ऐसी दृश्य जो लोगों के सामने अच्छा प्रकट करे आपको। जैसे सबके आईफोन की अपनी अलग ख्याति है, आईफोन के अलावा कोई कंपनी उसके सामने नहीं टिक पाती, जबकि उससे अच्छे मोबाइल दूसरी कंपनीज देती हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आईफोन की अपनी ख्याति बन गई है, एक गुडविल बन गई है। इसी तरह से किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसको गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ख्याति कहते हैं। अतिरिक्त लाभ कमाने से मतलब है वो लाभ जो दूसरा नहीं कमा पा रहा है, आप ज़्यादा कमा रहे हो,
वही चीज़ बेच के कोई दूसरा उतना लाभ नहीं ले रहा है, लेकिन आप ज़्यादा लाभ कमा रहे हो। जैसे मैंने आपको कपड़े का एग्जाम्पल दिया, तो इसे कहते हैं हम ख्याति। इसे हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। भाई कि किसी भी व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ख्याति कहते हैं। अब मैं ख्याति, अब आई होप आपकी ख्याति समझ में आ गई। ख्याति कहते किसे हैं? इसका यूज़ पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब पार्टनर्स आपस में, या तो किसी पार्टनर को जब हम पार्टनर को ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर की जगह एक और पार्टनर बढ़ रहा है हमारी कंपनी में, मतलब 4 पार्टनर हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी हम क्या करते हैं? ख्याति की गणना करते हैं। ख्याति की गणना कहाँ कहाँ की जाती है? नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति की गणना की जाती है। ख्याति की गणना कहाँ की जाती है? ख्याति, क्वेश्चन आ सकता है आपका, ख्याति की गणना कहाँ की जाती है? ख्याति की गणना कहाँ की जाती है? तो नए साझेदार के प्रवेश पर, कोई नया साझेदार आ रहा है तो उसके प्रवेश पर हम ख्याति की गणना करते हैं। पुराने साझेदार के अवकाश पर, पुराने साझेदार के अवकाश पर, यानी कोई पुराना साझेदार हमारा, तो जैसे मान लीजिए हम 3 साझेदार थे, एक ने क्या, भैया अब हम साझेदारी नहीं करेंगे, ही हम अपना हिसाब चाहते हैं, तो 2 साझेदार हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या कर जाता है? पुराना साझेदार काम छोड़कर जाता है, तो ऐसे टाइम पे भी क्या कर जाती है? ख्याति की गणना की जाती है। व्यापार को बेचने पर, आप कंपनी बेच रहे हो तो भी आप ख्याति की गणना करते हो। ख्याति की गणना मुख्य रूप से इन्हीं 3 जगहों पर ज़्यादा की जाती है: नए साझेदार के प्रवेश पर, पुराने साझेदार के अवकाश पर, और व्यापार को बेचने पर, अपने बिजनेस को सेल करने पर, उसको बेच कर रहे हो कि अब भैया व्यापार नहीं चलाएंगे, अब इसको बेच दो। तो ऐसी जगह पर अपनी कंपनी अगर बेच रहे हो तो आपको ख्याति की गणना करना पड़ती है। तो ये ख्याति की गणना कहाँ की जाती है मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे हम देखेंगे ख्याति के प्रकार। क्या देखेंगे? ख्याति के प्रकार। टॉपिक है वो है ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की होती है? गुडविल कितने प्रकार की होती है? तो पहला होता है हमारा गुडविल का बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। पहला क्या होता है? बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैट नेचर गुडविल। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। दूसरा होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। क्या होता है? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अगला होता है चूहे के स्वभाव की ख्याति। क्या होता है? चूहे के स्वभाव की ख्याति। क्या होता है अगला? चूहे के स्वभाव ख्याति। तो ये 3 प्रकार की ख्यातियाँ होती हैं: बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली के स्वभाव ख्याति मतलब कैट नेचर गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मतलब डॉग नेचर गुडविल, और चूहे के स्वभाव कहते हैं रैट नेचर गुडविल। अब ये होता क्या है? बिल्ली के स्वभाव की ख्याति किसे कहते हैं? बिल्ली के स्वभाव ख्याति का मतलब क्या? भाई यहाँ जानवरों का नाम लिख दिए, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये क्या मतलब है? ये काउंट में इसका क्या महत्व है? तो इसको हमने इस तरह से समझते हैं। तो बिल्ली के स्वभाव ख्याति का मतलब ये होती है, आपने देखा होगा अगर आप बिल्ली पालो तो बिल्ली को जगह से ज़्यादा मोह होता है, मालिक से इतना मोह नहीं होता है। जैसे मान लो आपका एक घर है, आपने उस घर में क्या करा? बिल्ली पाली है। आपने उस घर में बिल्ली पाली, लेकिन कुछ दिनों बाद आपने वो घर छोड़कर दूसरी जगह घर ले लिया और आप वहाँ रहने चले गए, लेकिन बिल्ली वहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि बिल्ली को जगह से ज़्यादा मोह होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब मालिक बदलने से, कंपनी में कहें तो मालिक बदलने से किसी भी कंपनी की ख्याति पर फर्क नहीं पड़ता। आज मैं मालिक था तो भी उस कंपनी की उतनी बिक्री हो रही है, कल कोई और मालिक आ जाएगा तो भी कंपनी की उतनी बिक्री होगी। जैसे आईफोन का आज कोई सीईओ है तो भी उतनी बिक्री है, और कोई इसके बाद कभी कोई दूसरा और सीईओ बनेगा तो भी उसकी बिक्री उतनी रहेगी, उसकी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी ख्याति कहते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कैट नेचर गुडविल। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का मतलब क्या होता है? देखो, कुत्ता जो होता है वो मालिक का वफादार होता है, जहां मालिक जाएगा वहां कुत्ता जाएगा। तो डॉग नेचर गुडविल का मतलब ये होता है कि इसमें मालिक के बदलने से व्यापार पर फर्क पड़ता है। जैसे मान लो
आज मैं किसी कंपनी का मालिक हूं और मैं जिस कंपनी का मालिक हूं तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप किसी और को मालिक बना दिया जाए यानी किसी और को उस कंपनी का सीईओ बना दिया जाए तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब किस पर क्या होता है कि मालिक पर डिपेंड पड़ता है कि जहां मालिक होगा वहां ख्याति। अब मैं यहाँ का इस कंपनी का सीईओ हूँ तो यहाँ की कंपनी यहाँ प्रॉफिट में यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा, यहाँ से हट के किसी और दूसरी कंपनी का सीईओ बन गया तो वहाँ की कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। दैट मीन्स यहाँ का मतलब क्या है कि जहाँ मैं जाऊँगा उस कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, जहाँ किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि ये इंसान यहाँ है तो है। जैसे आजकल फिल्मों में उसकी फिल्म है तो हिट हो जाएगी, उसकी नहीं हो, वो है हीरो तो सभी लोग देखने जाएंगे फिल्म कैसी भी हो। तो इसका मतलब क्या है कुत्ते की स्वभाव की ख्याति का मतलब क्या है कि मालिक के बदलने से ख्याति पर फर्क पड़ता है। अगला है चूहे के स्वभाव ख्याति। चूहे की स्वभाव ख्याति को हम बाजारी ख्याति भी कहते हैं। बाजारी ख्याति मतलब ये होता है कि तुमने रेट गिरा दिए तो तुम्हारी बिक्री ज़्यादा होने लगी, उसने रेट गिराकर बेचने लगी तो उसकी बिक्री ज़्यादा होने लगी। तो ये होती है चूहे के स्वभाव की ख्याति। तो ये 3 स्वभाव की ख्याति थी, डॉग नेचर गुडविल, कैट नेचर गुडविल एंड रैट नेचर गुडविल, जिसको मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ख्याति पर इफेक्ट डालती हैं। तो इसमें हमारा पहला है व्यापार का स्थान। पहला क्या है? व्यापार का स्थान। इसको बारे में आपको सबके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। पहला है व्यापार का स्थान, दूसरा है व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति मतलब नेचर, व्यवसाय की प्रकृति। दूसरा है जोखिम, जोखिम की मात्रा, ऐसे लिख देते हैं हम इसको, जोखिम की मात्रा। क्या है हमारा? जोखिम की मात्रा। दूसरा क्या है हमारा? एकाधिकार, एकाधिकार। क्या है हमारा? एकाधिकार। दूसरा है हमारा व्यवसाय प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध। क्या है हमारा? व्यवसाय प्रबंध। फिर है पूंजी की मात्रा, पूंजी की मात्रा। क्या है? पूंजी की मात्रा। लोकप्रियता, लोकप्रियता, लोकप्रियता आपकी कैसी है? लोकप्रियता। लाभ की मात्रा, लाभ की मात्रा। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, ख्याति को क्या करती हैं, और भी बहुत सारी हैं लेकिन मेन है जो मैंने आपके सामने लिख दी कि व्यवसाय को व्यवसाय की ख्याति यानी गुडविल को प्रभावित कौन कौन करता है, गुडविल पर इफेक्ट कौन कौन डालता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है व्यापार का स्थान। क्या होता है? व्यापार का स्थान। देखो कभी कभी क्या होता है, हम जिस जगह पर व्यापार कर रहे होते हैं उस जगह पर हमारा व्यवसाय अच्छा चलता है, बाई चांस अगर हम उस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर व्यवसाय करने लगे तो हमारा व्यवसाय कम चलने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, व्यवसाय भी क्या, स्थान क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी। जैसे मान लीजिए अभी आप बिल्कुल बाजार में बैठकर अपनी सामान को बेचते हैं, तो बाजार है, लोग आएंगे, एक सामान खरीदेंगे, लेकिन वही आप घर पर बैठकर बेचने लगे तो बिक्री कम हो जाएगी। तो व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का जो स्थान होता है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा व्यवसाय की प्रकृति, आपकी व्यवसाय किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। दूसरा है जोखिम की मात्रा, आपके व्यवसाय में जोखिम कितना है। जितना ज़्यादा जोखिम होगा और रिस्क जितना होगा ख्याति उतनी ही कम होगी। एकाधिकार, अगर आपके व्यवसाय पर एकाधिकार है, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि एकाधिकार का मतलब होता है कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, उस एरिया में कोई भी उस चीज़ का व्यापार नहीं कर रहा है। दैट मीन अब आपका एकाधिकार आ गया, इंसान को आपसे ही सामान खरीदना पड़ेगा, दूसरे पास तो वो है ही नहीं, कोई दूसरा उसका व्यापार कर ही नहीं रहा है, तो इसे कहते हैं एकाधिकार। हमारा अगला है व्यवसाय का प्रबंध। देखो जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा, जितना आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही ज़्यादा व्यापार आगे बढ़ेगा। ये भी ख्याति का एक प्रमुख भाग होता है। अगला है पूंजी की मात्रा, आपकी पूंजी की कितनी मात्रा है, किस मात्रा में आपने पूंजी लगाई है, पूंजी कैसी है, तरल अवस्था में है, स्थायी संपत्तियों में है, किस प्रकार है। लोकप्रियता,
आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी लोकप्रियता कितनी है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है, क्योंकि जितना लोगों को व्यापार पसंद आएगा ख्याति उतनी बढ़ेगी। अगर लोगों ने उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया तो आपकी ख्याति गिर जाएगी। अगला है लाभ की मात्रा, आप अपने व्यापार अपने प्रोडक्ट पर लाभ कितना कमा रहे हैं, सही नॉर्मल लाभ कमा रहे हैं, ज़्यादा लाभ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाभ कमाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ख्याति बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आप लाभ कमाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, आपके ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व थे जो मैंने आपके सामने लिख दिए। उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद की वीडियो में हम आपको टिक करेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।